अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। मिसाक़ मईशत से ही कौमी सलामती को मजबूत बनाया जा सकता है। मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। आइन की ताकत से मुल्क को झूठी और राशि हुकूमत से निजात दिलाई। अब अवाम को रोटी और रोजगार की परेशानियों से निजात दिलाएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इक्तसादी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर। हुकूमत तवानाई और गर्दशी कर्जे के मसाइल हल करने को तरजीह दे रही है। माली इस्तेहकाम और इक्तसादी तरक्की अहम अहदाफ हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान का एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धड़क तख्ता करना है। पार्लियामेंट का तसलसल मुल्क और मईशत की जरूरत है। इमरान नियाजी और परवेज इलाही का आपस में मुकाबला है। देखना है यू टर्न कौन लेता है और स्मार्ट टर्न कौन। असम्बलियों की तहरीर से हर सूरत सियासी नुकसान इमरान खान का है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान की जानिब से जियो और मीर शकील रहमान के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर करने का मामला। क्या इमरान खान ने कैलिफोर्निया में केस दर्ज किया है? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ तक़ी इज़्ज़त का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दफा का हक बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद, तहरीरी हुक्मनामा जारी। तरक्की पजीर ममालिक को बड़े माशी चैलेंजेस का सामना। पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर में वसी पैमाने पर सरमायाकारी को मुतहर्रिक करना होगा। मुश्किल वक्त में G77 चाइना ग्रुप ने मुत्तहिद होकर काम किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में G77 वज़ारती इजलास से खिताब। PTI हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बाइस इदारे खसारे का शिकार हुए। PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इदारे के लिए नए जहाज खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। रूजवेल्ट होटल फरोख्त करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साथ रहे। CPEC ने पाकिस्तान को दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। इमरान खान मुल्क में बेयकीनी कायम रखने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतशार और तकसीम की सियासत से इज्तनाब जरूरी है। डूबी हुई मईशत वर्षे में मिली। मौजूदा हुकूमत माशी बहरान पर काबू पा लेगी। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। इमरान खान के कौल और फ़ेल में तज़ाद है। दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं किया। 4 साल तरक्याती मंसूबों को इल्तवा का शिकार रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अरबों रुपए धरने और जलसों पर खर्च किए। इत्तेहादी हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मुशीर मीर मकाम का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं का सफ़ाक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कल मुल्क भर में बिलावल भुट्टो से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के सियासी नजरिए ने नफरत और दहशतगर्दी को जन्म दिया। भारतीय वजारत खारजा का बयान गुजरात कत्लेआम के हक़ाइक़ पर पर्दापोशी की कोशिश है। कत्लेआम के मास्टरमाइंड अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। भारतीय बयान पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने में नाकामी पर बढ़ती हुई मायूसी का आकाश है। तर्जुमा दफ्तर खारजा। मकबूजा कश्मीर में फासिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। जमात इस्लामी की मजीद जायदादें जब्त। तहरीक आज़ादी की हिमायत की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले। खार्किव में रिहायशी इमारत तबाह। मुल्क भर में तवानाई की रसद निस्फ रह गई। मुतादिद शहरों में बिजली की सप्लाई मुतासर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रूज फातिमा
اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی، باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے سیاسی استحکام کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی استحکام اور میثاق معیشت ہی پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کسی کی کوشش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو ایسا نہیں ہوگا اور نہ کرنے دیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ معیشت کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں بچھانے والے اب سیاسی نظام کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ جس طرح آئین کی طاقت سے ملک کو جھوٹی اور راشی حکومت سے نجات دلائی تھی، اب عوام کو روٹی اور روزگار کی پریشانیوں سے بھی نجات دلائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی شرپسند انتشار پھیلا کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں اور سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں آباد نہ ہوں۔ سیلاب متاثرین کو سردی، بھوک اور بیماری سے بچانے میں سیاسی شرپسندوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ سیاسی مطلب پرست اور خود غرض ہیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے سیاسی بے روزگاروں سے نجات لازم ہے۔ قوم کو سوچنا ہوگا کہ جب ملک معاشی ترقی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے تو فسادی لشکر کیوں متحرک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی شک نہیں رہا، ایک ایجنڈے کے تحت معاشی تباہی کی گئی، سیاسی عدم استحکام بھی اسی کا تسلسل ہے۔ عوام کا اعتماد توڑنے والے اب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، جس کا مقصد سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی حالت پر رحم کریں، مہنگائی، بے روزگاری کے عذاب سے انہیں نجات دلانا سیاست ہے۔ پاکستان سابق 4 سال کی معاشی تباہی کے باعث زہریلی مہنگائی کا شکار ہوا، عوام کی زندگیوں سے یہ زہر ختم کر دیں، رکاوٹیں مت کھڑی کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے ملاقات کی۔ لاہور میں ہونے والی اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر توجہ دے رہی ہے تاکہ مالی استحکام اور ملک کی اقتصادی ترقی کا ہدف حاصل ہو سکے۔ اسلام آباد میں توانائی کے شعبے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ موجودہ حکومت گردشی قرضے سمیت توانائی کے شعبے کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ توانائی کے شعبے کے تمام مسائل کے لیے قابل عمل حل نکالیں۔ اجلاس میں توانائی کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کرانے اور گردشی قرضے سمیت دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا تسلسل پاکستان اور معیشت کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا ایجنڈا الیکشن نہیں بلکہ معیشت کا دھڑم تختہ کرنا ہے۔ انہیں فارن فنڈنگ معیشت کی تباہی اور سیاسی عدم استحکام کے لیے دی گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اور پرویز الہی کا مقابلہ آپس میں ہے، دیکھنا ہے کہ یو ٹرن کون لیتا ہے اور اسمارٹ ٹرن کون۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑے یا نہ توڑے، ہر صورت میں سیاسی نقصان عمران خان کا ہے۔ فتنہ، فساد اور انتشار پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان سے جیو اور میر شکیل الرحمان کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کرنے کے حوالے سے بیان پر سوال ہے کہ کیا کیلیفورنیا میں بھی کیس درج کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے میں عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ عمران خان کی دفاع کا حق بحال کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں معین سلطان سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر ہتک عزت کے دعوے میں عمران خان کا حق دفاع کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان نے متعدد مواقعوں کے باوجود جواب جمع نہیں کرایا۔ عدالت کے پاس انصاف میں تاخیر روکنے کے لیے مکمل اختیارات ہیں، لہٰذا عمران خان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ 7 دن کے اندر اندر جواب داخل نہ کرانے پر حق دفاع ختم ہو جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں باور کرایا کہ عمران خان کے وکیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کسی قسم کی بے قاعدگی کی نشاندہی نہیں کر سکے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو شہباز شریف کے سوالات کے جواب کے لیے نقول فراہم کی، لیکن جوابات دینے کی بجائے عمران خان نے اعتراضات داخل کرا دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ نے اعتراضات مسترد کر کے عمران خان کو جواب دینے کی ہدایت کی، اس کے باوجود عمران خان جواب جمع نہیں کرا سکے، جس پر ٹرائل کورٹ نے ان کا حق دفاع ختم کر دیا۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब का हर्जाने का दावा दायर किया हुआ है। इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया था। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मौजूदा आलमी माशी निज़ाम तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से निमटने की सलाहियत नहीं रखता। गुज़िश्ता साल तरक्की पजीर ममालिक को माशी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में G77 चीन ग्रुप ने मुत्तहिद होकर अपने एजेंडे पर काम किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में G77 वज़ारती इजलास के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। बढ़ते हुए मौसमियाती तब्दीलियों के असरात गरीब ममालिक को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियां इसकी मिसाल हैं। The world and especially the developing countries have faced a perfect storm of economic challenges. In this polycrisis, it has also become evident that the existing international economic system has been unable to respond to the plight of developing countries. During these difficult times, it is the UN system which has assumed the indispensable role of responding to these multiple crises. वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि G77 ने अपने एजेंडे पर मिलकर काम किया। COP27 में हमने लॉस एंड डैमेज फंड का एजेंडा मनवाने में कामयाब रहे। Today, we are able to adopt the outcome document at the ministerial conference by consensus. This reflects the wide convergence among developing countries on the urgent as well as systemic actions that are needed to overcome the crises and achieve the SDGs and climate goals. The group could establish a mechanism to monitor the implementation and progress of its positions. This would enable it to engage more constructively and systematically in the negotiations in various forums. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने G77 और चाइना की सदारत की 1 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर ग्रुप की सदारत क्यूबा के हवाले करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है ग्रुप 77 और चाइना ऐसे ही मुत्तहिद होकर काम जारी रखेगा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से क्यूबा के वज़ीर ख़ारिजा ब्रूनो एडवर्डो ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी उमूर समेत दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। रेलवे और हवाबाजी के वज़ीर ख़ारिजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे की आमदन का हदफ इस साल 64 अरब 70 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत PIA ने 2 अरब 14 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल कर लिया है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगी फरहाना खान। रेलवे और हवाबाजी के वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस इदारे खसारे का शिकार हुए। ताहम अभी जब हमने हुकूमत संभाली तो इदारों को मुश्किलात से निकालने के लिए अहदाफ मुकर्रर किए और इस्लाहात का अमल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बदतरीन हालात के बावजूद भी रेलवे के किराए कम किए गए। इस वक्त 3 ट्रेन जो हैं वो पाइपलाइन में जिनको हम चलाना चाहते हैं। एक ग्रीन लाइन, एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और एक छोटी ट्रेन है जो पिंड दादन खान और मलकवाल को कनेक्ट करती है। ग्रीन लाइन जनवरी में किसी भी वक्त चल सकती है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक इंशाल्लाह ताला। बाकी पाकिस्तान एक्सप्रेस क्लियर हो गई हुई है, फरीदा एक्सप्रेस हो चुकी है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA को बहरान से निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इस हवाले से आइंदा साल 170 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के एक वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर हर साल PIA को 20 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक वजीर की जाहिलाना गुफ्तगू जो थी वो हर साल 20 अरब का नुकसान, 20 बिलियन रुपीस पर एनम का लॉस हुआ सिर्फ यूके ऑपरेशन में। यूरोप ऑपरेशन इसके अलावा है। एक जाहिलाना बयान के जी ये डिग्रियां जाली हैं, कोई डिग्रियां जाली नहीं थी। 15-15 साल का उनका तजुर्बा था। आप सोचें 40-50 अरब का साल का नुकसान हो जाएगा तो एयरलाइन क्या खाक चलेगी। और सबका निशाना जी PIA ने कुछ नहीं किया। यह नहीं कहता कि हमने जो किया है उसके साथ, PIA के साथ जो जुल्म किया है और जो एविएशन इंडस्ट्री के साथ किया उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। एक अजीब तमाशा था इस मुल्क में लगा हुआ। आप सोच नहीं सकते, हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। हमारी टीम्स गई हैं, ब्रसेल्स गई हैं, UK गई हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं, अभी भी हम लगे हुए हैं। किस किस को हम जाके दलील दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह हमें हमारे जो वो रूट्स हैं वो बहाल हो जाएं।
اور ہم اس میں انشاءاللہ کامیابی اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے. روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے افواہوں پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اس ہوٹل کو فروخت کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. ہوٹل کے بند رہنے سے سالانہ $25 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس کی مرمت اور بحالی کا کام جلد از جلد مکمل کر کے آپریشنل کیا جائے گا. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک نے پاکستان کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. ہم نے فوج کے ساتھ مل کر قوم کو متحد کیا. کراچی میں امن لوٹ آئے اور دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا. وفاقی وزیر کی اخوت فاؤنڈیشن کی تقریب میں خطاب کی تفصیل جانتے ہیں محمد سفیان سے. قصور میں اخوت کالج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں ترقی کے سفر کو بار بار ٹوٹنے سے بچانا ہوگا اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے انتشار اور تقسیم کی سیاست سے بچنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ زراعت، تعلیم، صحت سمیت ہر شعبے میں ترقی کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے. اپنے زندگی کا روڈ میپ بنائیں. یہ ملک اتنی اپرچونٹیز رکھتا ہے کہ اسی کے اندر آپ امریکہ، دبئی، سعودی عرب اور جو یورپ کے فائدے لینا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ آپ اسی دل جمی کے ساتھ محنت کریں جس طرح کے باہر جا کے ہمارے لوگ کرتے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ ترقی کی رفتار میں ترقی یافتہ ممالک کو دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنا ہوگی. ہمیں اپنی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے عملی طور پر کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سی پیک جیسے منصوبے نے پاکستان کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا. تقریب سے اخوت فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر امجد ثاقب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اخوت فاؤنڈیشن ملک میں تعلیم کے فروغ سمیت دیگر فلاحی کاموں کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. اس سلسلے کو عوام کے تعاون سے جاری رکھیں گے. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک نے پاکستان کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تار نے کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان عمران خان کی آمرانہ اور فسطائی ذہنیت کا نتیجہ ہے. آئین اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے اسمبلیاں نہیں توڑتے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 2018 کی سلیکشن کے باوجود ہم جمہوریت کے تسلسل کی خاطر پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے. پارلیمنٹ مدت پوری کرتی ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے تسلسل سے سیاسی استحکام آتا ہے، عوام کی ترقی کا عمل آگے بڑھتا ہے. جمہوریت کے تسلسل سے معیشت بھی ترقی کرتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی زلزلے اور آمرانہ آفٹر شاکس جاری رہے تو معیشت مضبوط نہیں ہوتی اور مہنگائی پہ قابو ہو جاتی ہے. معیشت کی بہتری کے لیے اسمبلیوں کا تسلسل ناگزیر ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. ان اسمبلیوں سے ان کا روزگار چل رہا ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف جنوری میں واپس آ رہے ہیں. رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو کوئی سہولت کاری میسر نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم پر FIR درج کی جا رہی ہیں اور مجرم مدعی بن کے فیصلے کر رہے ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی اور مشیر امیر مقام نے کہا کہ عمران خان کے کال و فعل میں تضاد ہے. اس شخص نے دوسروں پر الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ سے. ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا PTI کے 4 سالوں میں ہمارے منصوبوں کو التوا کا شکار رکھا گیا. مسلم لیگ نون اور نواز شریف ہزارہ کو اس کا حق دیں گے. کی گیس یہ PTI اور اس کے نمائندوں نے بند کی. ہزارہ کمپنی کا ڈائریکٹو ہو چکا تھا، نوٹیفکیشن انہوں نے روکا. ہمارا انٹرچینج PSDP تھا، یہ انہوں نے روکا. آج ان کی غلط پالیسیوں کی بدولت وزارت گیس اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی سروس لائن لگی اور آپ کو میٹر نہ مل سکے. عمران خان نے ایک سازش کے تحت اس ملک کو تباہ کیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ وزیر اعظم اگر جھوٹا وزیر اعظم ہے وہ عمران خان ہے. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا اور عمران خان کی حکومت مزید رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. فارن فنڈنگ کیس ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اتنے اربوں کروڑوں روپے کے ڈالر جو ہے یہ کیوں آئے، کدھر سے آئے؟ اس مقصد کے لیے اس ایجنٹ کو پالا کہ پاکستان میں عدم استحکام پلائے، پاکستان کی ہر چیز کو تباہ کے رکھ دے، پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کرے،
पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अरबों रुपए धरने और जलसों पर खर्च किए। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 20 दिसंबर शाम 5:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए तलब किया है। विफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ता रहेगा। कराची में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा को भरपूर जवाब देने पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं जीशान अहमद खान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तखफीफ गुर्बत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाज़िया अतामरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाब पर पूरे मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं का सफाक चेहरा बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तानी कौम एक है और अगर आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान को बुरा भला कहकर मुसलमान को टेररिस्ट कहकर आप यूं निकल जाएंगे तो आप यूं नहीं निकलेंगे। आपको जवाब मिलेगा। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुम्हें मारा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जिसने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उसकी बेटी ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और आज उसी भुट्टो का नवासा कश्मीर और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ की तायद के लिए कल इजहार यकजहती किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहार यकजहती मनाया जाएगा। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएंगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये अपील करती हूँ सबको कि ये एक जमात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। सबको अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए मिलकर इजहार यकजहती में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने मौसमियाती तब्दीली का मुकदमा खुश असलूबी से लड़ा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मोदी सरकार के दौर में कश्मीर में दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज किया गया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से पूरा भारत लरज रहा है और हम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से बीजेपी के रद्द अमल के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी को आईना दिखाया, जिससे भारतीय इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी को आग लग गई है। पार्टी के कारकुन और अवाम कल मुल्क भर में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार यकजहती करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ भारतीय इंतहा पसंदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया है। वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया के हर अमन पसंद शख्स के जज्बात की तर्जुमानी की। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुजरात और कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम नाकाबिल बयान है। आलमी बरादरी अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए भारतीय मजालिम का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू अमेरिका में की है और हिंदुस्तान को जिस तरह बेनकाब किया है और हिंदुस्तानी वजीर आजम के मजालिम को बयान किया है, वो सिर्फ मुसलमानान आलम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंदों की तर्जुमानी है। जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमानों और हत्ता के दिगर जो अक़लियतें हैं, खा वो सिख हैं, खा वो निचली जात के हिंदू हैं, खा वो मसीही हैं, जो कुछ उनके साथ हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। वजीर खारजा ने जो
आलमी फोरम पर बैठकर जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ मजलूमों की तर्जुमानी की है, उस पर उनकी तायीद भी है और उनकी तहसीन भी है। हम समझते हैं कि दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहाल किया है। पाकिस्तान के साथ बहाल होना पीटीआई को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान से असल तकलीफ इमरान खान और उनके हवाइयों को हो रही है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा में असल निशाना मोदी थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुजरात में होने वाले मुसलमानों के कत्ले आम के हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर की गई कत्लो गारत छुपाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि गुजरात कत्लेआम के मास्टरमाइंड इंसाफ से बच गए हैं और कत्लेआम के मास्टरमाइंड अब भारत में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय हुक्मरान जमात के सियासी नजरिए हिंदुत्व ने नफरत और तफरकाबाजी के माहौल को जन्म दिया है, जबकि समझौता एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड और मुजरिमों की बरीयत भारत में इंसाफ के कत्लेआम को जाहिर करती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्द गिरोहों का कफील और माली मुआवन है। भारतीय दहशतगर्दी पर जारी जुज़े में नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि लाहौर हमले को भारतीय रियासत ने अमली जामा पहनाया, मनसूबाबंदी की और इसकी माली मुआवनत की। जुज़े में मौजूद सबूत लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के नामवर अदाकार फिरदौस जमाल को टेलीफोन किया और उनकी मिजाज पुरसी की। वज़ीर आज़म ने फिरदौस जमाल से उनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और इलाज से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म ने फिरदौस जमाल को इलाज मुआलजे में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम आपके लिए दुआगो है, इंशाअल्लाह आपके इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। फिरदौस जमाल ने मिजाज पुरसी और इलाज से मुतल्लिक यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। फिरदौस जमाल सरतान के मरज़ में मुब्तला हैं और एक निजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि उलमा कराम ने कहा है कि इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल से नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर बच्चे बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया को माशरे की इस्लाह और अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्ग अपना किरदार अदा करें। जहाँ पर इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पर नौजवान और कम उम्र बच्चे बच्चियाँ हैं, वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे को मोबाइल या कंप्यूटर लेके देते हैं तो उसको ये बताएं कि इसका इस्तेमाल जो है वो आपने जिस मकसद के लिए लिया है उसी हवाले से करना है। इसकी वजह से बहुत सारे नफ्सियाती अमराज पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन के घर इसी के इस्तेमाल से बर्बाद होते देखे गए हैं। तलाक़ों की कसरत इसी वजह से हो रही है। नौजवान बच्चों और मेरी बेटियों, अगर आप अपना मुस्तकबिल तबाही से बचाना चाहते हैं तो खुदारा नेट को ज़रूरत के लिए और नेट को मुफीद और खैर के लिए इस्तेमाल कीजिए। नौजवान का यह हक बनता है वो हालात से बाखबर रहे, लेकिन इसके साथ साथ माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं उससे बचना चाहिए। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे करें? हम दीन के हवाले से, हम अखलाकियात के लिए, हम यानी अपने मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए हम इसका इस्तेमाल सही करें। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वादी कश्मीर के गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला अजला में जमात इस्लामी की मजीद जायदादें जब्त कर ली हैं। केमस के मुताबिक SIA ने जब्तगी के लिए मकबूजा इलाके में जमात इस्लामी की 188 जायदादों की निशानदही कर रखी है और इनमें से दर्जनों जायदादें अब तक जब्त की जा चुकी हैं। इस कार्रवाई का मकसद तंजीम को कश्मीर की जारी तहरीक आज़ादी में इसके किरदार की सजा देना है। भारतीय पुलिस ने जिला डोडा के इलाके ठटरी में एक आज़ादी पसंद कारकुन की जायदाद भी जब्त कर ली। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इलाके में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। DFP ने कहा कि फस्ताई मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ अपने मजालिम तेज कर दिए हैं। बयान में कहा गया कि भारत हक खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबाने के लिए शहरियों की इमलाक की जब्तगी और जाली मुकाबलों में नौजवानों के कत्ल को जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر سے اپنے بیانات میں کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کو اپنی نو آبادی بنانے اور یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے RSS کے مذموم ایجنڈے کو تیزی سے نافذ کر رہا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں ضلع راجوری میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 2 شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی نیشنل اسٹوڈنٹس کشمیری کانفرنس ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے مختلف یونیورسٹی سے طالب علم رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت محمد افضل خان MP شیڈو منسٹر فار جسٹس نے کی اور برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ ڈیبی ابراہم اور برطانوی شیڈو منسٹر جیس فلپس نے بطور خصوصی مہمان شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی طرف سے کشمیر میں کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی